हेलो हेलो हेलो। तो देखिए, हमने पिछले बार इक्वेशंस ऑफ मोशन खत्म कर ली थी, जहां पे हमने चारों इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर लिया था। बोले तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। फिर हमने क्या कर लिया था भैया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को कर लिया था। फिर हमने बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as इसको कर लिया था, और हमने एस एन एच बराबर u प्लस ए बाय टू टू एन माइनस वन इस इक्वेशन को भी डिराइव कर लिया था। देखिए, इतना हमने करने के पश्चात और क्या क्या किया। तो देखिए, अब आप एक आपकी फिजिक्स नामक लाइफ में आप एक न्यू बॉर्न बेबी बन चुके हैं, ठीक है। यानी लाइफ का फर्स्ट पार्ट आगे बढ़ चुका है, जो कि होता है इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी आप थोड़े से बड़े हो चुके हैं। अब और बड़ा होने के लिए आपको इस चैप्टर में आपको पढ़ना होगा मोशन अंडर ग्रेविटी। हालांकि ये जो चीज है ये आपको ग्रेविटी नामक चैप्टर, जो आपकी ही 11th की एनसीईआरटी में फिजिक्स में दिया हुआ है, वो आपको उसमें पढ़ाया जाएगा डिटेल में। मोशन अंडर ग्रेविटी को पढ़ाया जाएगा डिटेल में, सारे केसेस भी बताए जाएंगे जो जो बनते हैं जो कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं। बट क्योंकि इस चैप्टर में आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़नी है, तो अब आपको मोशन अंडर ग्रेविटी में उनका उपयोग करना है। तो आप ऐसा समझ लीजिए, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन में हमने अलग अलग फॉर्मूले पढ़े थे, तो वो क्या था, वो डायमेंशनल एनालिसिस का हमने क्या किया था, एप्लीकेशन कर दिया था। उसी प्रकार से जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करें, तो इस चैप्टर में जो हमने चारों इक्वेशन, एक्चुअली इसमें तो 3 ही होंगी, तो हमने जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हैं, उनका एक प्रकार से एप्लीकेशन हो गया है आपका, ठीक है। ग्रेविटी में जो है आपकी 3 चीजें आती कैलकुलेशन में। मैं भी आपको ग्रेविटी का कंसेप्ट समझाऊंगा, सार क्या होता है ग्रेविटी का, सब बताएंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटी सी आपकी टॉपिक की समरी, जैसे बुक में दी जाती है भैया क्या पढ़ना है हमें, तो उसमें मैं आपको बता दूं, ग्रेविटी में आपके पास पढ़ने के लिए आती हैं 3 चीजें। पहली आपके पास आती है फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या होती है, जब अर्थ हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो कोई फोर्स लगाता होगा। जैसे मैंने बोला, आपके सामने एक आदमी खड़ा है, वैसे कर मत देना ये चीज, लेकिन उसको अपनी तरफ खींच लो जोर से, है ना। करना नहीं दोनों को चोट लगेगी, लेकिन अगर करना हो तो इतना जोर से खींचो कि चिपक जाए आपसे बिल्कुल आके, वो कोलिजन हो जाए, या फिर ऐसा आपके चिपक जाए आके ऐसे, ठीक है। एक आदमी खड़ा है सामने, उसको ऐसे खींचो कि चिपक जाए आपसे आके, ठीक है। तो उसके लिए आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा आदमी का मास कितना है ना। उस टाइम उस पे एयर का रेजिस्टेंस, हालांकि अपन जब मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं तो एयर रेजिस्टेंस ऐसी चीजों को अपन नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में इसी क्वेश्चन को करते हैं तो आप फिर हर चीज कंसीडर करते हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्मल फोर्स आप हर चीज कंसीडर करते हैं। एयर रेजिस्टेंस हो गया, मतलब एक एक चीज जो आप सोच सकते हैं, जो कि आप नेग्लेक्ट कर देते हैं इसमें। इनफैक्ट जब आप केमिस्ट्री की फील्ड में डीप स्टडीज करते हैं, तो आप जैसे जब हम नॉर्मली बोल देते हैं ना कि भैया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना कम होता है कि हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन आप जब केमिस्ट्री की फील्ड में डीप स्टडी करते हैं तो आप इसको तक कंसीडर करते हैं, सोच लो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, कोई भी चीज फालतू नहीं पढ़ाई जाती, हर चीज का कुछ ना कुछ कारण होता है। चलिए, केमिस्ट्री में ना घुसते हुए हम अपनी फिजिक्स में वापस आ जाते हैं। फोर्स जो है हमको, ग्रेविटी की फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। व्हाट इज द फोर्स? दिस फोर्स इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ बड़ा जी, जिसको अपन बड़ा जी आम भाषा में बोलते हैं, या कैपिटल जी आम भाषा में बोलते हैं। इसको बोलते हैं अंग्रेजों की, पढ़े लिखे लोगों की भाषा में, जो थोड़े अच्छे एजुकेटेड लोग होते हैं, हमारी आपकी तरह जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो उसे बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या फिर द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो इस बड़े जी को हम ऐसे लिखते हैं Gm1 M2, ठीक है। इसको भी स्मॉल कर देते हैं, या तो कई जगह आपको कैपिटल M स्मॉल m मिलता है। कैपिटल M बोले तो मास ऑफ बड़े वाली बॉडी, जैसे मान लो मैंने कहा मास ऑफ अर्थ मेरे छोटे से मास को अट्रैक्ट कर रहा है ना। जैसे भाई देखो, मेरा एक इंसान का मास मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है भाई, चलो तुम WWE के रेसलर्स तक को ले लो, मैंने बोला उनका मास है भैया 500 किलो, ठीक है, 500 किलो मैंने बोल दिया। 500 किलो का WWE का रेसलर एक्चुअल में अर्थ के सामने चींटी बराबर है, क्योंकि अर्थ का मास जब आप बात करते हैं तो आप 10 की पावर्स में बात करते हैं, फिर आप 500, ये जो आपके छुटपुंडिया मास होते हैं, जिसको अपन एकदम शुद्ध भाषा में बोलो, उसको अपन कहीं कंसीडर नहीं करते, क्योंकि बहुत छोटे छोटे हैं, है ना, इनको अपन कंसीडर नहीं करते।
जैसे कि ट्रेन में एक छोटे बच्चे का टिकट नहीं लगता 5 साल से कम, तो वो इतने छोटे मास होते हैं कि आप कोई कंपैरिजन ही नहीं है उनका। तो इसीलिए हम बड़े मास को कैपिटल एम से और छोटे मास को स्मॉल एम से कर देते हैं, लेकिन फिलहाल हम m1 m2 से कर देते हैं। तो g m1 m2 बाई r स्क्वायर या फिर d स्क्वायर, where d is the distance between the two objects in case of earth। अबे अर्थ में जब तुम यहाँ खड़े हो, अर्थ के स्फेरिकल बॉडी में, स्फेरिकल बॉडी के जब तुम सरफेस पे खड़े हो, तो यानी तुम कहीं ना कहीं सर्कल का सर्कमफ्रेंस पढ़े होगे जिंदगी में। अगर तो उसमें ये पढ़ाया होगा कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस बोले तो सर्कल का बाउंड्री जो होता है, उस समय अगर तुम सर्कुलर बाउंड्री में कहीं भी खड़े हो तो तुम्हारा उसके सेंटर से जो डिस्टेंस होगा उसे बोला जाएगा रेडियस। तो टेक्निकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे यदि आप अर्थ के रिस्पेक्ट में अपना जो है फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपके लिए रेडियस और डिस्टेंस क्या है, एक ही बात है। इसीलिए इस फॉर्मूला में आप कुछ भी कर सकते हैं। ये कंसेप्ट बना रहे हैं आपके, रटंत विद्या ना करें, फिजिक्स में नहीं काम आती, कहीं नहीं आएगी। ये होता है आपका फॉर्मूला। यदि आप अर्थ की बात करें तो अर्थ एक स्फेरिकल बॉडी है, मैं स्फीयर तो बना नहीं सकता भैया, है ना, मैं 3D ऑब्जेक्ट बोर्ड पे बना नहीं सकता, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अभी तक मेरे पास शाकला का बूम बूम वाली पेंसिल आई नहीं जिससे मैं कुछ भी बना दूं हवा में। तो अभी मैं एक 2D प्लेन पे ही एक चीज बना सकता हूँ, जो कि मैं सर्कल बना दिया। इसको आप एक स्फीयर की तरह इमेजिन कर लो, एक ग्लोब की तरह इमेजिन कर लो, है ना, ग्लोब होता है ना वो नकली अर्थ, उसको इमेजिन कर लो, उसका सेंटर यहाँ पे होगा। यदि मैं बोलूँ आप उस ग्लोब पे खड़े मत होना, नहीं टूट जाएगा, लेकिन अगर आप अर्थ पे खड़े हो, अर्थ के सरफेस पे खड़े हो, यानी कहीं ना कहीं आप उस स्फीयर के सरफेस पे खड़े हो, स्फीयर के सरफेस से अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस क्या होगा उस स्फीयर का, यानी अर्थ का रेडियस, और इसीलिए तब हमारा d जो है r के बराबर होता है। लेकिन अपन d इसलिए लेके चलते हैं दैट इज यूनिवर्सल, राइट, दैट इज यूनिवर्सल। यदि आप अर्थ और जुपिटर की बात कर रहे हैं तो आप डिस्टेंस की बात करते हैं कि अर्थ के सेंटर से जुपिटर के सेंटर तक का डिस्टेंस मुझे बता दे। परंतु जब आप यहाँ अपने एक इंसान और एक अर्थ की बात करते हैं तो आप टेक्निकली किसकी बात कर रहे हैं, रेडियस की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो आपको पढ़नी होती है मोशन अंडर ग्रेविटी, एक्चुअली ग्रेविटी में, ठीक है, ग्रेविटी में वो आपको पढ़नी होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देख भाई, जब तुम किसी बॉल को एक छत से फेंक देते हो तो छत से नीचे आते समय कई बार देखना यूट्यूब पे कुछ वीडियोस पड़े थे, लोग क्या करते हैं कैमरा लगाते हैं अपने ऊपर और बिल्डिंग से कूद जाते हैं नीचे पैराशूट लगा के। तो तुमने देखा होगा जब वो पैराशूट से कूद रहे थे, जब पैराशूट खोल लिया तब तो मान लो ठीक है पैराशूट ने एयर भर ली अंदर तो रेजिस्टेंस लग गया, नहीं तो गिर ना जाएंगे भाई नीचे, हाथ पैर टूट जाएंगे। लेकिन यदि पैराशूट नहीं खोले हैं, जब तक बिना पैराशूट के ऊंची बिल्डिंग से अगर आप छलांग लगा रहे हो तो आपने देखा होगा जब तक बिना पैराशूट के रहते तो उनका स्पीड नीचे आते हुए बढ़ता रहता है। जैसे मान लो कई लोग स्काई डाइविंग जब करते हैं, या तो आपने देखा होगा आईएसएस से एक बंदा था वो कूद गया था, आईएसएस मतलब इंडियन स्पेस स्टेशन, उससे एक बंदा धरती की तरफ कूद गया था, ठीक है, मतलब ग्रेविटेशनल बेल्ट के बाहर नहीं गया था वो। इतना ग्रेविटेशनल बेल्ट एक ऐसी इमेजिनरी रेखा होती है, एक इमेजिनरी एक्सिस होती है, एक्सिस नहीं बोलेंगे अपन, एक इमेजिनरी बाउंड्री होती है जहां तक हम अज्यूम करते हैं कि वहां तक हमारा अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स हमें प्रभाव हम पे अपना इफेक्ट डाल सकता है, ठीक है, ठीक है। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स हम पर वहीं तक काम कर सकता है। उसके बाद अगर एक बात बताओ ना यार, ऐसे तो फिर पता चला तुमने बोल दिया कि हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंत में जाके खड़े हो गए, बिल्कुल हम बोले वहां से अर्थ अट्रैक्ट नहीं कर सकता हमको, है ना, वहां से फिर हाँ कोई और बॉडी करेगा लेकिन अर्थ नहीं कर सकता। तो अर्थ का एक सीमित दायरा, एक सीमित पोर्शन होता है जहां तक अर्थ आप पे ग्रेविटेशनल पुल लगा सकता है। तो वो आईएसएस उसी एक ग्रेविटेशनल पुल में घूमता है, तो मतलब उसी एरिया में घूमता है। तो वो एक बंदा आईएसएस से छलांग मार दिया था, तो जब तक उसने पैराशूट नहीं खोला था, है आईएसएस तो भैया फिर बुर्ज खलीफा वगैरह के भी ऊपर है, मतलब सोचो कितनी ऊंची हाइट से छलांग मारा होगा उसने। तो आईएसएस से जब छलांग मारी उसने तो वो नीचे की तरफ जा रहा था, ठीक है, एकदम जल्दी नीचे जा रहा था। लेकिन आपने एक चीज अगर नोटिस करी होगी उस वीडियो में, यदि देखा हो नहीं देखा तो देखना जरूर, उसमें जब वो नीचे जा रहा था, नीचे की ओर जा रहा था, धरती की तरफ जा रहा था, धरती मैया की गोद में, तो आपने ये देखा होगा कि उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही थी। यानी मैं अगर फिजिक्स की या डायरेक्शन की टर्म्स में बात करूं तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा था, है ना। एंड व्हेन आई एम सेइंग दैट वेलोसिटी वाज इंक्रीजिंग, सो all in all I am talking about the change in velocity, and that is something called acceleration, right, change in velocity per unit time with respect to time is called as acceleration, है ना। तो एक्सेलरेशन की जब मैं बात करता हूं तो मैं क्या बोलूं, वेलोसिटी कितना चेंज हो वो तो कैलकुलेशन पार्ट है, बट मतलब देखो मोटा मोटी एक्सेलरेशन का मतलब आप यही बोलोगे, है ना, कि वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है आपकी, दैट इज एक्सेलरेशन।
तो इसका मतलब है वो एक्सेलरेशन अब क्यों लग रहा है, हमें वो कारण जानना है। तो जब न्यूटन अंकल के सर पे एप्पल गिरा था ना, तो उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स को आइडेंटिफाई किया, लेकिन जब ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए एक्सपेरिमेंट्स ऊपर से किए गए, खूब ऊपर से, मतलब एक कंसिडरेबल हाइट जहां से आप कोई इंक्रीज इन वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर सको, है ना। अब देखो यार, एक पेड़ की मैक्सिमम हाइट क्या होगी यार, 10 मीटर, बस उतने में आप मतलब यूजुअली 10 मीटर से गिरा के आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं सच कुछ ज्यादा। अब तो इक्वेशन पता है आपको, तो आप कैलकुलेट कर लेते हैं कि 10 मीटर से आप ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते कि कितना स्पीड चेंज हुआ, बट एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ 50 मीटर 100 मीटर से जब आप किसी सामान को फेंका, तो उन्होंने देखा कि हमने जिस वेलोसिटी से उसको ड्रॉप किया दैट वाज 0, वहां से लेके उसकी वेलोसिटी मतलब ऐसा नहीं है कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी आई हो, यानी जब हमने ड्रॉप किया उसके 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कुछ थी, लेट्स से 5 मीटर पर सेकंड। उसके बाद जब वो दूसरे सेकंड में हमने रीडिंग लिया तो उसका वेलोसिटी मान लो लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड हो गया, यानी 5 मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ। अगले सेकंड उसका वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड हो गया। तो दैट del v that is happening, that is equal to 5 in this case, that is something called acceleration, right, with respect to time if we talk। तो हर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी उसका बढ़ रहा था, और इसी केस में हम बात करते हैं कि वो उसका वेलोसिटी क्यों बढ़ रही थी, ठीक है, उसकी वो जो वेलोसिटी का चेंज है वो क्यों अकर हो रहा था। तो यही है, दिस इज समथिंग कॉल्ड एक्सेलरेशन दैट इज कमिंग इनटू एक्शन नाउ, राइट। अब अपन देखते हैं कि क्यों हुआ ये। तो देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स जब होता है ना, तो फोर्स तो है कि वो चीज को खींचते जा रहा है, लेकिन अब क्योंकि वो खींच रहा है और उसके खींचने की वजह से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कुछ चेंज आ रहा है, तो अब उस फोर्स का जो प्रभाव हो रहा है वो किसके रूप में पड़ रहा है ऑब्जेक्ट पे, एक एक्सेलरेशन के रूप में पड़ रहा है। और उसी एक्सेलरेशन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी कॉल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सो कॉल्ड छोटा जी, स्मॉल जी, या फिर बस क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, दिस इज द स्मॉल जी। और फिर से अगेन स्मॉल जी का वैल्यू जो है कहीं पे भी कांस्टेंट नहीं रहता, बोलो कांस्टेंट नहीं रहता। स्मॉल जी की वैल्यू टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज मैक्सिमम, राइट, इफ दिस इज द अर्थ आई ड्रॉ, राइट, तो यहां पे इसका वैल्यू जी का वैल्यू मिनिमम होगा। क्यों? क्योंकि अभी तुम जी मतलब अर्थ के सेंटर से सबसे दूर हो, तो अभी अगर तुम पे बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स, जैसे मैंने बोला तुम्हें कि तुम एक आदमी को खींचो, पता है क्या होता है एक्चुअल में, जब तुम उस आदमी को खींचना स्टार्ट करोगे ना, या करेंगी, आप स्टार्ट करोगे या करेंगी, तो उस समय जो आपका हाथ से जब आप उसको खींच रहे होंगे, उस समय आप जब आदमी थोड़ा डिस्टेंस में रहेगा उस टाइम आप ज्यादा फोर्स उस पर नहीं लगा पाएंगे। हाँ, इतना फोर्स लगाएंगे थोड़ा थोड़ा आगे आने लगेगा, फिर आप महसूस करेंगे इस चीज को कि जैसे जैसे वो इंसान आपके पास आता जा रहा है आपका फोर्स उस पर बढ़ता जा रहा है ना। जैसे मैंने बोल दिया, एक रस्सी से एक डब्बे को बांधो, अच्छा थोड़ा वजन कंसिडरेबल वेट हो उसमें, उस डब्बे को बांध के अपने तरफ खींच ले, ठीक है। अब तूने जब उस डब्बे को खींच लिया अपनी तरफ ना, तो जब बहुत दूर से डब्बा आ रहा था तो ऐसा बहुत फोर्स आपके हाथ से नहीं लग पा रहा था, लेकिन जैसे जैसे डिब्बा आपके करीब आने लगा, आप रस्सी की तरफ आपका कंट्रोल, आपका जो रस्सी पे जो है हाथ सेट हो गया, आपका रस्सी पे कंट्रोल हो गया और आपने रस्सी को पड़ाक से खींच लिया अपनी तरफ, राइट। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो है आपके पास आ रहा था, तो आपका उस पे फोर्स पे पकड़ आपकी मजबूत होती जा रही थी, यानी अर्थ की भी पकड़ कब मजबूत होगी जब हम उसके सेंटर के पास जाएंगे। तो यानी यदि मैं बात करना चाहूं तो जी की वैल्यू मिनिमम रहती है एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी जहां मैं खड़ा हूं यहां पे एक मिनिमम वैल्यू तो नहीं बोल सकते कहीं पे एग्जैक्ट, बिकॉज मैं आपको बताऊं जी का जो वैल्यू है ना, आपका जी की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है एट द सेंटर। मैं इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोल सकता हूँ। बोलो तो एक्सेलरेशन मतलब जितना एक्सेलरेशन से मुझे को जिस फोर्स से मुझे खींच रहा होगा उसकी वजह से मेरी वेलोसिटी चेंज होगी उसके तरफ, सेंटर की तरफ जाने की, है ना। देखो सुनो, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, तू तो सरफेस पे खड़ा है, जा भी नहीं रहा, क्या चेंज हो रहा है, क्या बोल रहे, नहीं समझ पा रहा। सुनो, देखो मैं क्यों नहीं जा पा रहा। अब देखो मैं तुमको एक बढ़िया बात बताऊंगा, ठीक है। तुमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, राइट। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब एक बात बताओ, यानी अगर मैं बोलूं कि तुमने एक गन को फायर किया, तो गन में आपने सुना होगा रिकॉइल होता है। रिकॉइल क्या होता है, मतलब बंदूक से गोली निकलती है बाहर तो बंदूक पीछे जाती है। ये आपको एग्जांपल 9th के एनसीईआरटी में पढ़ाया भी जाता है। तो बंदूक का जो रिकॉइल होता है, रिकॉइल मतलब बंदूक का पीछे जाना, राइट। तो उसको पीछे जब हो जाती है ना, वो इसलिए जाती है क्योंकि गोली इतने फोर्स के साथ बाहर निकली होती है
उसके जो पिस्टन होता है इतनी फोर्स के साथ भड़ाक से गोली में मारता है कि जितना फोर्स वो पिस्टन, मतलब देखो गन का एक्चुअल मैकेनिज्म होता है, उसमें एक स्प्रिंग लगी होती है, ठीक है, जैसे आप उसका ट्रिगर दबाते हैं तो उसका पिस्टन जो है गोली के पीछे वाले पोर्शन पे जोर से खड़ाक से मारता है हैमर, और वो हैमर की वजह से गोली में जो गन पाउडर होता है उसमें आग लगती है और गोली का आगे वाला पोर्शन निकल के जो दैट इज द डेडलीस्ट पोर्शन ऑफ अ बुलेट, वो अपने पीछे के पोर्शन से अलग हो जाता है, दैट इज जो उसको जब अपन बोलते हैं हिंदी में खोखा बोलते हैं उसका बुलेट का, राइट, तो उससे अलग हो जाता है, खोखा बंदूक से बाहर गिर जाता है और गोली आगे निकल जाती है, उसके जो आपका शाफ्ट होता है, शाफ्ट जैसा होता है, टनल जैसा होता है, उससे ट्यूब से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो जब वो एट दैट वेरी इंस्टेंट जब वो हैमर हिट कर रहा होता है बुलेट को, आप इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, ये बुलेट है, ये हैमर है, जब हैमर बंदूक का उसको हिट कर रहा होगा तो हैमर उस बुलेट पे उसको बाहर फेंकने को कुछ फोर्स लगाएगा और उतना ही फोर्स न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग जो गोली है वो भी उस पे लगाएगी। जितना फोर्स हैमर गोली पे लगाएगा उतना फोर्स गोली भी हैमर पे लगाएगी, लेकिन लेकिन बिकॉज नाउ द मोमेंटम कम्स इनटू एक्शन, ठीक है। ऐसे ही यदि मैं बात करूं कि अगर आपका एक्शन इक्वल टू रिएक्शन है, तो यानी मैं दीवार पे अगर लात मारूं, ठीक है, तो उतना ही जो फोर्स है दीवार भी मुझ पे लगाएगी, लेकिन अगर दीवार मुझ पे फोर्स लगा रही तो मैं भी जैसे तुम दीवार को धक्का मार के सोचते हो कि दीवार गिर काहे नहीं रही है, तो उसलिए नहीं गिर रही क्योंकि दीवार भी उतना फोर्स तुम पे लगा रही है ना। यदि जब तुम दीवार को धक्का मारते हो ना, तो ऐसा नहीं कि दीवार बहुत मजबूत बनी है इसलिए नहीं गिर रही है। एक बात बताओ ना, ऐसे तो फिर एक बात बताओ, जैसे मैंने बोल दिया मैंने बोर्ड को अगर मैं पीछे धक्का मारूं गिर तो ये भी जाएगा ना, क्योंकि मजबूत तो फिर ये भी बना, क्यों गिरा, बिकॉज इसका स्टैंड मुझ पर नहीं फोर्स लगा रहा, फोर्स बोर्ड लगा रहा है बट उसका फोर्स जो है इतना नहीं है, मेरा फोर्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, तो वो उसको ओवरकम करने को जो फोर्स लगा रहा है हो सकता है वो उतने रेट से ना इंक्रीज कर रहा हो। तो मैं एक एक बड़े टर्म्स में बोलूं तो उसका फोर्स इतना नहीं है कि मेरे हाथ की फोर्स का सामना कर लेना, मैं बहुत ताकतवर व्यक्ति हूं बोर्ड के हिसाब से, है ना। तो उसी प्रकार से हम ये बोलते हैं कि जब हम अर्थ में खड़े हैं तो अर्थ पे हमारा हमको सेंटर कंटिन्यूअसली वो प्रभाव लगा रहा है, हम पे स्मॉल जी का वैल्यू जितना है उतना एक्सेलरेशन लगा रहा है, तो टेक्निकली तुम सेंटर की तरफ मूव कर तो रहे हो, लेकिन क्योंकि जमीन एक रिजिड बॉडी है तो जितना फोर्स सेंटर तुम्हें खींचने पे लगा रहा है, यानी टेक्निकली अगर देखा जाए, अगर आप उस चीज को प्रैक्टिकली इमेजिन करना, ठीक है, आप खड़े हैं जमीन पे, तो आप जमीन पे आपके पांव रखे हुए, ठीक है, जमीन पे रखे, जमीन को इमेजिन करो, अपने पैर को इमेजिन करो, ऊपर की बॉडी मत करो, सिर्फ पैरों को इमेजिन करो। मान लो तुम्हारा ऊपर का बॉडी खींचा जा रहा है, ठीक है, मतलब पैर भी खींचे जा रहे हैं पूरा बॉडी के साथ, अब आप जमीन को नीचे ढकेल रहे हो, हाँ देखो सुनने में पागलपंती लगती है, लेकिन आप एक प्रकार से जमीन को नीचे ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जमीन भी उतना ही फोर्स से आपको ऊपर की ओर ढकेल रही है, और इसी कारण आप जमीन के अंदर नहीं घुस रहे हैं, इसी कारण आप जमीन के अंदर नहीं घुस रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस तरफ खींचे नहीं जा रहे, आप खींचे जा रहे हो, कॉन्स्टेंटली खींचे जा रहे हैं, इसीलिए तो मैं जमीन पे खड़ा हूं भाई। अगर मुझ पे ये फोर्स ना लग रही होती तो जैसे कि नील आर्मस्ट्रांग सिर्फ एक ही कदम मून पे रखे थे उसके बाद उड़ने लगते हैं ऊपर, देखा होगा आपने, तो जैसे आप कोई और प्लेनेट पे जो जी की वैल्यू जहाँ बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल या नील होती है, वहां पे जब आप पैर रखते हो ना तो आप उड़ने लगते हो ऊपर, क्यों, क्योंकि दैट फोर्स इज नॉट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग योर वेट, राइट। तो यदि ये फोर्स ना लग रहा होता तो मैं जमीन पे खड़ा कैसे होता, इसका मतलब है लग तो रहा है, और ये फोर्स मेरा वेलोसिटी को चेंज कर भी रहा है, यानी मेरी वेलोसिटी जीरो नहीं है, मेरी वेलोसिटी 0.00 इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो और 1 होगी मान लो मीटर पर सेकंड में, और उससे 1 से 0.002 हो गई मान लो, ठीक है। तो वो जो 0.0 जो भी जितने जीरो हैं उसके बाद 1 मीटर पर सेकंड का जो चेंज आया, दैट चेंज इज एक्चुअली अकरिंग, और वो चेंज किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन मुझ पे हर वक्त लग रहा है। इट्स जस्ट दैट कि वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि जमीन को पेनिट्रेट कर पाए, लेकिन यदि मैं कुछ ऐसा जादू कर दूं, मान लो, ठीक है, मैं जादू करके अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू एकदम से बढ़ा के, मान लो मैं कर दूं कितनी 15 कर दूं, तो मैं जमीन तोड़ के अंदर घुस जाऊंगा और सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाऊंगा, मैं अर्थ के कोर में पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज बेसिकली व्हाट द जो अर्थ जो फोर्स आप पे जो एक्सर्ट कर रहा है, उस फोर्स की वजह से आपकी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और लास्ट चीज जो हमने यहाँ पे उपयोग करी उसे हम क्या कहते हैं, रुको मैं वो वाला कलर का मार्कर ले लूं 1 मिनट, उसे हम क्या कहते हैं, वो जो लास्ट चीज अभी हमको इसमें देखनी थी वो क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट,
ठीक है, दिस अपन ने यूनिट्स इन डिमेंशन फर्स्ट चैप्टर में इसको देखा था कि दिस इज द डिमेंशनल कांस्टेंट, बोले तो इसका डायमेंशन एग्जिस्ट करता है, दैट इज, अब मुझे तो देखो न्यूमेरिकल सॉल्व कर करके रट गया ये डायमेंशन, m-1 L3t-2 इसका डायमेंशन होता है ना, तो आपको भी याद हो जाएगा कैलकुलेट करके। तो ये होता है आपका g, ठीक है, ये क्या होता है आपका बड़ा जी जिसको बोलते हैं, इसका वैल्यू भी होता है। मैं यहाँ पे वैल्यू डिस्कस करने बैठ जाऊंगा तो तुम पूरा ग्रेविटेशन में पहुंच जाओगे, ठीक है। इतना समझ लो इसका वैल्यू 10 की पावर में होता है, वो भी नॉर्मल नहीं, 10 की पावर 11 होता है और उसका एक मल्टीपल होता है। अब मैं उतना नहीं बताऊंगा, ठीक है आपको, सुनो 9.1 10 की पावर 11, हटाओ यार, अभी हटाओ, सब हटाओ, अभी अपन जी की वैल्यू की बात ही नहीं करेंगे, अपन इतना समझ लो बहुत ज्यादा होता है। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। आप पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में, मतलब जहां तक आपके न्यूटन्स के लॉ, मतलब फिजिक्स के लॉज जहां तक फॉलो होते हैं, वहां पे तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जी जो है इतना ही रहेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कांस्टेंट, राइट, एंड यूनिवर्सल कांस्टेंट, बिकॉज जहां पे भी फिजिक्स के लॉ फॉलो हो रहे हैं वहां पे कैपिटल जी का तो वैल्यू यही रहेगा, और जहां भी फिजिक्स के लॉ फॉलो हो रहे हैं वहां जब भी कोई दो बॉडीज आसपास आके एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूज यहाँ पे कैलकुलेशन में आएगा और अपन इसका वैल्यू इतना ही रखेंगे, ठीक है। यानी यहाँ से यदि ये कांस्टेंट मैं इसको हटा दूं तो मैं ये भी बोल सकता हूँ ना, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय d स्क्वायर, और f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड f इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। यहाँ से मैं ये रिलेशन निकाल सकता हूँ क्या, बोलो हाँ बिल्कुल, ठीक है। यहाँ से आपका इतना ही आपको करना है, बाकी आप इसका जो ब्रीफिंग देखेंगे वो देखेंगे किसमें, चैप्टर नंबर 8 में। चलो चलो चलो, अभी अपन जो है यूनिवर्सल सॉरी ग्रेविटी, मोशन इनटू ग्रेविटी को अपन आगे बढ़ाते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी जो है अपना, इसमें अब हमें देखना है एक्चुअल में व्हाट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। देख भैया, मोशन की बात हो गई, यानी इक्वेशंस ऑफ मोशन का उपयोग आने वाला है। पहले एक चीज देख ले, देखो मेरे को एक बात बताओ, जब तुम अर्थ, अभी हाँ यहाँ पे हम कोई दो प्लैनेट्स की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ अर्थ की और खुद की बात करेंगे। अर्थ जब हमें अट्रैक्ट करेगा उस सिचुएशन की हम यहाँ पे बातें करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम ये देखेंगे कैलकुलेशंस करनी कुल मिला के हमें यहाँ पे, और लॉजिकल कैलकुलेशंस करनी, मतलब ऐसा हवा में बातें नहीं करनी, यहाँ पे लॉजिकल कैलकुलेशंस विद प्रूफ्स एंड थ्योरीज करनी। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या बोलता है, देखो पहली बात आपको यहाँ पे जाननी है कि अब क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि होता है छोटा जी, इसका उपयोग हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम और डिस्प्लेसमेंट का भी यूज हो रहा होगा, बिल्कुल। और इसको, और ये क्या है, एक प्रकार का एक्सेलरेशन है, यानी ए है, इसको जब हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। और चूंकि हमको ये पता है, हाँ ये मैंने एक चीज आपको ग्रेविटी से बताई नहीं रिलेटेड, मैंने बोला जी की वैल्यू जो है, जी की जो वैल्यू है, जी की वैल्यू यहाँ पे मिनिमम है और यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है। और जैसे जैसे मैं सरफेस से सेंटर की ओर बढ़ जाऊंगा जी की वैल्यू इंक्रीज होगी, और जैसे मैं सेंटर से सरफेस जाऊंगा जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, ये क्लियर है। और यहाँ पे जी की वैल्यू, देखो जी की वैल्यू एक्चुअल में हर एक पॉइंट पे, यानी अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं 1 सेंटीमीटर आगे गई, यहाँ से जी की वैल्यू चेंज हो गई, भले ही एक बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल अमाउंट में चेंज हुई होगी, इसका चेंज इनफाइनाइटेसिमल होगा, लेकिन फिर भी वैल्यू चेंज हुआ है, तो उस चेंज को हमने कंसीडर नहीं किया। मैंने बोला फिजिक्स में आप कैलकुलेशन में स्कूल लेवल पे काफी सारी चीजों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, और वही नेग्लेक्टेड चीजें हैं तो हम उनका एक एवरेज कैलकुलेशन ले लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम जी की वैल्यू मान लेते हैं। कैलकुलेशन के लिए हम उसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले लेते हैं, ठीक है। हालांकि मुझे फिजिक्स के प्रोफेसर माफ करें, क्योंकि अभी आपका खून खोल रहा होगा मेरे ऊपर कि भैया तुम जी की वैल्यू 10 कैसे ले रहे हो, और खोलना भी चाहिए भैया, क्योंकि जी की वैल्यू 10 हो गई तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी, ठीक है, सारी बिल्डिंगें गिर जाएंगी, तहस नहस हो जाएगी दुनिया, अगर जी की वैल्यू 10 हो गई। तो वैसा होती नहीं है, हम ऑन एन एवरेज 9.8 का 0.2 बढ़ा के 10 ले लेते हैं यार, है 10 से मल्टीप्लाई करना सबको आसान लगता है, 98 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करना कौन करेगा, है ना। खैर
यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आपने यहाँ इतनी बातें कर ली, तो अब इसके कहीं ना कहीं इक्वेशन और मोशन यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताओ, चाहे मैं बिल्डिंग से खुद छलांग मारूं, चाहे थोड़ा सा ऊपर उठ के, मतलब मैं बिल्डिंग से सुपरमैन की तरह ऊपर एकदम थोड़ा सा ऊपर जाऊं फिर छलांग मार दूं, या फिर तुम्हें मुझ पे गुस्सा आया, तुमने मुझे उठा के फेंक दिया किसी एक वेलोसिटी से, एक फिक्स वेलोसिटी से तुमने मुझे फेंक दिया, या तो मैं किसी तरह मुझ में शक्तिमान की शक्तियां आ जाए और मैं जमीन से उठ के बिल्डिंग के टॉप पे चला जाऊं। इन चारों केसेस में से देखो, एक है जब मैं बिल्डिंग पे खड़ा हूं, मैं कूद गया, चलो तुम मत कूदो, बॉल को कूदा दो, ठीक है, तुमने बॉल पकड़ी है, तुमने बॉल को ऐसे बस ड्रॉप करे, ठीक है, ड्रॉप करना बोले तो ऐसे रखा, बॉल को टुक से नीचे फेंक दिया, ठीक है, तुमने बॉल को जो है ड्रॉप करा दिया, यानी विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज योर यू विल बी इक्वल टू 0। इनिशियली तुमने कोई वेलोसिटी अपने से कुछ भी नहीं किया, तुमने बस बॉल पकड़ी है, टुक से ड्रॉप कर दिया, ठीक है। या फिर दूसरा केस, तुमने बॉल को क्या किया, तुमने अब यहाँ पे तुम खड़े हो, तुम्हारे हाथ में बॉल है, तुमने क्या किया, तुमने इस बॉल को नीचे थ्रो कर दिया, ठीक है, थोड़ा मैंने जानवरों वाला एरो बनाया दिखाने को, कुछ वेलोसिटी से थ्रो किया, यानी यू जो है 0 तो नहीं है, 0 से कुछ तो ज्यादा है, भले 1 मीटर पर सेकंड नहीं, ऐसे ऐसे कर दिया। या फिर तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग उस दिन खराब था, मम्मी आपस से डांट खा गया है, तो गुस्से में बॉल को बिल्डिंग से फेंका, कैसे फेंका, छाप से फेंक दिया, तो हाँ उसके बाद पता है क्या होगा, या तो बॉल फट जाएगी, या तो बड़ी अच्छी क्वालिटी की बॉल होगी तो बाउंस करके ऊपर तो खूब आएगी, है ना, ये बहुत ऊंची बिल्डिंग से फेंका थोड़ा ऊपर बाउंस करेगी, है ना। तीसरा केस, तुमने बिल्डिंग से बॉल को ऊपर उछाला और फिर बॉल एकदम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे चली गई, ठीक है, तो ये तीसरा केस। चौथा केस, तुमने बॉल को ग्राउंड फ्लोर से उछाला है, पहला केस एक्चुअल में ये होता है ग्राउंड फ्लोर से उछाला, लेकिन अपन ने उल्टा स्टार्ट कर दिया, चलो कोई बात नहीं। चौथा केस, तुमने बॉल को हाथ में पकड़ा है और यहां से उठा के तुमने बिल्डिंग के ऊपर फेंक दिया, क्या कर दिया, फेंक दिया, यानी तुमने किसी हाइट पे पहुंचाया। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, इन चारों में जो चीजें लग रही होंगी, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट, इनका एक एक साइन कन्वेंशन होगा। जैसे आपने 10वीं क्लास के अंदर जो है लेंसेज और मिरर्स में पढ़ा होगा कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो ले जाती है वो पॉजिटिव ली जाती है, उसके जो अपोजिट जाती है उसको नेगेटिव लेते हैं, जो रे ऊपर की तरफ जाती है उसे पॉजिटिव लेते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा इरेक्ट खड़ा होता है, इरेक्ट मतलब एकदम सीधा, और इन्वर्टेड मतलब उल्टा, तो जो ऑब्जेक्ट इरेक्ट खड़ा होता है, इरेक्ट ऑब्जेक्ट को अपन पॉजिटिव लेते हैं, इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट को अपन नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार साइन कन्वर्टेड लिख दिया मैंने, साइन कन्वेंशंस का यूज हम करते हैं। और ये साइन कन्वेंशंस किसके होते हैं, यानी मुझे जब फॉर्मूला यूज करना है, 3 इक्वेशन और मोशन में यूज करूंगा जो, उसमें मैं किसकी वैल्यू कैसे रखूंगा, u माइनस में रखूंगा कि प्लस में रखूंगा, v में प्लस में रखूंगा कि माइनस में, टाइम तो पता ही ऑलवेज प्लस में होगा, डिस्प्लेसमेंट मुझे प्लस रखना है कि माइनस, टू डिस्प्लेसमेंट इज हाइट इन दिस केस। देखो सुनो, मुझे एक बात बता भाई, तू बॉल को पाताल लोक पे तो फेंक नहीं देगा, एज लॉन्ग एज तुम पाताल लोक में भी फेंक दोगे उसके बाद भी हाइट नेगेटिव नहीं हो सकती। तो एक बात बता, तू खुद इमेजिन कर, किसी चीज की हाइट नेगेटिव हो कैसे सकती है ना, हाइट नेगेटिव हाइट इज नॉट पॉसिबल, है ना, मतलब कोई चीज अपने ही अंदर घुस के बाहर निकल आई कैसे हो सकता है ये, है ना, तो नेगेटिव हाइट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल इन दिस यूनिवर्स, नॉट पॉसिबल, नेगेटिव हाइट हो ही सकती, तो ये भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब अपने को एक चीज और मिल जाती है जो कि होता है g, और g के साइन कन्वेंशन की तुम्हें बात करनी है, u और v की अपन अलग से बात करेंगे, टाइम और हाइट अपने को, यानी टाइम और डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट क्यों बोला मैंने, डिस्प्लेसमेंट शब्द का उपयोग क्यों किया, यदि मैं इस केस को ना इंक्लूड करूं, तीसरा जहां पे मैंने बॉल को कुछ वेलोसिटी से उछाला था उसको मैं इंक्लूड ना करूं, तो बाकी 3 केसेस में जितना मेरा बिल्डिंग का हाइट है, जितनी मेरी बिल्डिंग जितनी ऊंची है, यानी जितनी बिल्डिंग की हाइट है उतना ही बॉल नीचे ट्रेवल कर रही है ना, बॉल जो है उतना ही नीचे ट्रेवल कर रही है जितनी मेरी बिल्डिंग की हाइट है। तो यानी इस केस में बोल सकता हूं मेरा हाइट और डिस्प्लेसमेंट मेरे लिए एक ही बात है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि हाइट भी पॉजिटिव ही होती है, हालांकि डिस्प्लेसमेंट इन फिजिक्स कैन बी नेगेटिव, बट फिलहाल मैं हाइट की बात करूंगा तो हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमने देख लिया टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव, भैया समय भी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना, तुम उल्टी घड़ी चला दो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन फिर भी समय नेगेटिव नहीं होगा, समय हमेशा फॉरवर्ड चलता है, इसीलिए बोलते हैं समय एक बार आ गया निकल गया फिर नहीं वापस आता, बिकॉज टाइम इज नेवर नेगेटिव, टाइम इज द ओनली डायमेंशन, द फोर्थ डायमेंशन इन फिजिक्स व्हिच इज नेवर नेगेटिव, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए प्रवचन खत्म। अब u और v की बात करें तो u और v की वैल्यू जो है केस के हिसाब से बदलती है, उसको अपन अभी चारों केस डिस्कस करेंगे तब देखेंगे। हाँ, g की वैल्यू तुम याद रखना, स्मॉल g छोटा g की वैल्यू जो है तुम याद रखना, हमेशा जब भी तुम कैलकुलेशन करोगे तो -9.8 या -10, यानी तुम नेगेटिव ही लोगे,
तुम नेगेटिव क्यों लोगे नेगेटिव? देखो जब तुम कैलकुलेशन करते हो ना तो जिस डायरेक्शन में तुम ऑब्जेक्ट फेंकते हो, ऑब्जेक्ट तुमने देखो चारों केस में ऊपर से ही फेंका है या ऊपर को ही फेंका है, यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हर बार ऊपर ही है। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऊपर है तो जो ऑब्जेक्ट की लाइक पोजीशन यानी ऑब्जेक्ट के साथ साथ की पोजीशन में जा रहा होगा, ऑब्जेक्ट के साथ साथ जा रहा होगा। जैसे मैंने बोला मैं यू की बात करूं तो जब मैंने ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ऊपर को जा रही है, यानी ऑब्जेक्ट के साथ साथ जा रही, तो इसी केस में इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हुई, फाइनल वेलोसिटी नीचे को लगी। फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट नीचे आया ना तो इसकी जो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी यानी फाइनल पॉइंट ये है जो कि नीचे है, यानी फाइनल वेलोसिटी भी नीचे ही बनेगी। तो फाइनल वेलोसिटी इस केस में नेगेटिव हो जाएगी। क्या पर अभी इसको डिटेल में देखेंगे, खैर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। लेकिन आप इन चारों केसेस में एक चीज कॉमन देख रहे होंगे, जो ग्रेविटी का प्रभाव है वो ऑब्जेक्ट पे हमेशा नीचे की ओर ही लग रहा है, और चूंकि ऑब्जेक्ट के अनलाइक डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसीलिए G इज ऑलवेज नेगेटिव, G इज ऑलवेज नेगेटिव, T इज ऑलवेज पॉजिटिव, S इज ऑलवेज पॉजिटिव, S इक्वल टू H इज ऑलवेज पॉजिटिव, और U एंड V कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो अपन केस डिपेंडेंट है, ठीक है, उसको अब देखते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझाएगा। तो कभी भी इक्वेशन, अब देखो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज कैसे करना है, और इसमें हम अब अपने हिसाब से इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करेंगे, अल्टर करेंगे। अल्टर मतलब टेलर वाला नहीं, अल्टर करना मतलब अमेंडमेंट करेंगे, संशोधन करेंगे, जो कि हम इतने बड़े हुए नहीं है कि हम कर दें, लेकिन अमेंडमेंट बोलते हो अपने न्यूमेरिकल के हिसाब से। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, S is equal to ut हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। अब यहाँ पे मैंने एक्सेलरेशन की जगह क्या बताया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यानी मुझे हर जगह a को रिप्लेस करना है g से, ना a को रिप्लेस करना है माइनस g से। मैंने इसलिए तो इतनी मेहनत करी, माथा पच्ची करी, कि मैं तुम्हें बता सकूं कि जो साइन कन्वेंशन होता है उसके साथ उठा के पटक दी जाती है न्यूमेरिकल की वैल्यू को, नेगेटिव या पॉजिटिव। और यहाँ पे भी a को तुम रिप्लेस करोगे g से, ना माइनस g से, नेगेटिव g से। माइनस का महत्व है, तुम बोले माइनस जी प्लस जी, क्या मतलब भाई, माइनस जाके बाहर जाके ब्रैकेट से उसको पूरे प्लस वाले सिंबल को माइनस का बना देगा, है ना। माइनस जी पूरी इक्वेशन चेंज कर रहा है, अभी देखते तो चलो। और 2as के a को तुमने क्या कर दिया, माइनस जी से रिप्लेस कर दिया, और यहां से तुम्हारी नई इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनी, v इज इक्वल टू यू। अब a की जगह माइनस जी लिख दिया, प्लस माइनस का हो गया माइनस जी टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनी, s इज इक्वल टू यू टी। अब देखो हाफ ए टी स्क्वायर प्लस का है, लेकिन यहाँ पे माइनस जी, प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इक्वेशन किसका है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड में मैं लिख दूंगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल माइनस 2as, या फिर मैं लिख सकता हूं 2as इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। कैसे, अरे भाई तू यहां से माइनस कॉमन निकाल ले, ठीक है, इसमें से ये जो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as लिखा है माइनस का तेरे पास, यहां से तू माइनस कॉमन निकाल दे, तो v में से माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस वी स्क्वायर बन जाएगा, माइनस यू को माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो प्लस यू स्क्वायर बन जाएगा, और इसमें से माइनस हमने कॉमन निकाल दिया, और ठीक है माइनस कॉमन निकाला तूने, ठीक है, v माइनस वी स्क्वायर और माइनस कॉमन निकाल दिया, और यहाँ पे था बराबर माइनस 2as, माइनस से माइनस उड़ गया, और यहाँ क्या होता है यू स्क्वायर माइनस में वी स्क्वायर, तो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बराबर 2as। यहाँ से ये आ गया हमारे पास, ये इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन कहाँ से आई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2as, और यहाँ पे a की जगह मैं क्या रख दूंगा, माइनस जी रखा था मैं, यहाँ पे लिखना भूल गया, ठीक है, एक ही जगह मैंने माइनस जी रख दिया क्योंकि g इज नेगेटिव इन दिस केस। और यहां से मेरी नई इक्वेशन ऑफ मोशन जो मुझे ग्रेविटी के लिए यूज करनी मेरे पास आ गई। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन तुमको हर जगह यूनिवर्सली काम आ जाएंगी। हाँ, अब अपने को इसमें जो है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के साइन और चेंज करने हैं, तो उससे भी इस माइनस प्लस में फर्क पड़ सकता है वैसे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी मैं तुमको बोल दूं तो तुम अभी यही इक्वेशन ऑफ मोशन मान के चलो, फिर अपन न्यूमेरिकल करेंगे इसी चीज की, या फिर अभी केसेस देखेंगे, साइन कन्वेंशंस देखेंगे उसमें, तब अपन इस इक्वेशंस को अपने हिसाब से अल्टर करते जाएंगे। चलो इसमें जल्दी जल्दी चारों केस देख के वीडियो, एक आध क्वेश्चन करके वीडियो खत्म कर दे, घंटे भर के अंदर खत्म करना है भाई। देखो पहला केस जो तुम्हारा बनता है,
अरे यार हाँ देखो, पहला केस जो तुम्हारा बनता है, देखो पहले केस में यदि मैं ये मान के चलूं, पहले केस में यदि मैं ये मान के चलूं, चलो हो गया, कुछ नहीं मान के चलूं, मैं सिंपल सी एक बात मान के चलूं, देख ये मेरा बिल्डिंग है, देखो फिजिक्स में तुमने ये डायग्राम खूब देखा होगा, ये इसका मतलब एल नहीं है, उल्टा एल नहीं बना, ये बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग को रिप्रेजेंट कर देते हैं इससे। ये फिजिक्स के डायग्राम बनाने के तरीके होते हैं इससे, क्योंकि अपन इतनी मेहनत करके है ना, ऐसे सजा सजा के बिल्डिंग बनाएंगे, फिर 2 खिड़की बना देंगे है ना, उसमें एक अंकल दिखेंगे जो मीटिंग कर रहे होंगे, नीचे एक अंकल डांस कर रहे होंगे, इतना नहीं दिखाया जाता। बिल्डिंग में सिंपल तुम एक छत बना देते हो और एक दीवार लंबी सी बना देते हो, जिससे पता चलता है कि एक ऊंची सी बिल्डिंग है, ठीक है। तुम अपने इसको अपने स्कूल की बिल्डिंग इमेजिन कर लो, ठीक है, करना मत स्कूल जाके कि स्कूल की छत पे बॉल उछाल दिया, वो मत करना भाई, है। देखो ये बिल्डिंग है, तुम खड़े हो यहाँ पे, ठीक है, छोटू से प्यारे से तुम यहाँ पे खड़े हुए हो, ठीक है, तुमने यहाँ से क्या किया, अब मैं इस लेवल को ग्राउंड लेवल मान लो, हालांकि तुम पैर से बॉल क्योंकि उछालोगे नहीं, इसको ग्राउंड लेवल मान लो, तुम यहाँ पे हो, ठीक है, तुमने यहीं से बॉल उछाली, यानी तुमने डिस्टेंस इक्वल टू जो हाइट है 0 से बॉल उछाली। क्यों डिस्टेंस इक्वल हाइट इक्वल 0 कैसे भाई, ग्राउंड से तूने शुरू किया ना, तो ग्राउंड पे डिस्टेंस तेरा क्या है 0, तूने अपने काम की शुरुआत एकदम 0 से करी है ना, तो तूने 0 डिस्प्लेसमेंट लिया, तो यहाँ पे क्या है ये 0, वैसे ऑलवेज पॉजिटिव होता है, अदरवाइज 0 हो जाता है, ये 0 है। तूने s इक्वल टू h या फिर h इक्वल टू 0 से तूने जो है उछाली बॉल, तेरी बॉल यहाँ थी, इसको तूने ऐसे उछाल के यहाँ पे ले आया, ठीक है, क्योंकि अपन परफेक्टली इतना तो ये जानते ही हैं कि बॉल जो है यदि मैं उछालूंगा तो सीधा बिल्डिंग की छत पे तो वो गिरेगी नहीं। देखो सिंपल लॉजिक है यार, तुम बॉल अगर उछालोगे तो सिंपल से ऐसे जाके, ऐसे थोड़ी ना कि बॉल जैसे ही उछाला तो बिल्डिंग की छत पे जाएगी, अरे बिल्डिंग से थोड़ा ऊपर जाएगी, ऊपर जाके फिर घूमेगी अपने ट्रेजेक्ट्री से थोड़ा सा घूमेगी, फिर जाके बिल्डिंग पे जाएगी। खैर हम इसकी ट्रेजेक्ट्री को कंसीडर ना करते हुए इसको 1D मोशन ही कंसीडर करते हैं, यानी वो ऐसे गई और ऐसे बिल्डिंग में लैंड कर गई, कैसे मुझे नहीं पता, बट तुम ऐसे ही एज्यूम करके चलो, ठीक है। तो ये बॉल जितनी ऊपर गई, अब मेरी बात एक ध्यान से सुनना, ठीक है, बड़े ध्यान से एक चीज सुनना, अभी मैं h की नहीं s की बात कर रहा हूं। नहीं 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 कंफ्यूज नहीं होना कि तुमने बोले नहीं s तो h ही होता है, तुम बोल रहे हो h s नहीं होता, क्या बोल रहे हो, रुक जा। h और s कब बराबर होता है, जब मैं सिर्फ इस बिल्डिंग की बात करूं, तो अभी करूंगा ना, है ना, ये h है, ये बिल्डिंग की हाइट है h मीटर्स में, ऑफ कोर्स SI यूनिट्स मीटर्स में हाइट है बिल्डिंग की, परंतु अभी मैंने जब इसको फेंका तो मैंने बिल्डिंग की हाइट से ऊपर उछाला, यानी मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो h से बड़ा हुआ है, यानी साफ साफ दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट और s अभी तो बराबर नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ h चाहिए, तो मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा ना यार। तेरा इनिशियल पॉइंट ये था, तेरा फाइनल पॉइंट था बिल्डिंग की छत, और इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल ही तो डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी इतना ही तुझे आना था, ये तो तू फालतू गया, इसको अपन माइनस करके किनारे इसको ठिकाने लगा दिया जाएगा, इसका कोई काम नहीं, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। मैं अभी भी मान के चलता हूँ तेरा डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक पूरा हुआ, जो कि मान ले हुआ कुछ 10 मीटर्स का, ठीक है, जिसमें से मैंने कह दिया बिल्डिंग की हाइट है मान लो सिर्फ 8 मीटर, तो ये 2 मीटर फालतू का चला गया, ठीक है, क्यों हाइपर हो रहा है, माइनस करके खत्म कर निपटा दे इसको, है ना। तो अब तेरा जो है डिस्प्लेसमेंट और h बराबर आ गया, तो अब तेरे पास एक केस बन गया है कि ये जो है अब इस पॉइंट को अपन इस ट्रेजेक्टरी को क्या कर देंगे, इग्नोर करेंगे, जो इसने वो टर्न लेने के लिए बिल्डिंग से ऊपर गई थी, ये जो टर्न लेने के लिए ऊपर गई उसको अपन इग्नोर कर देंगे। अब अपन सिंपल बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर और बिल्डिंग के छत की बात करेंगे, ठीक है, बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर और छत की बात करेंगे, जो बिल्डिंग से ऊपर गई उसको इग्नोर मार देंगे, है ना। जैसे तुम कई बार पढ़ते पढ़ते पढ़ाई को इग्नोर कर देते हो, वैसे अपन इसको हाइट को इग्नोर मार देंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा हाइट जो इतना ट्रैवल किया इसको इग्नोर मार देंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट माइनस करके निपटा दिया। खैर ये अब अपना बिल्डिंग का h इक्वल टू s आ गया ना, अब तो भैया अब तो ठीक है, बिल्डिंग की हाइट और डिस्प्लेसमेंट तेरा बराबर हो गया, अब खुश, बिल्कुल भैया खुश हो गए, क्योंकि ये तो कभी डिस्प्लेसमेंट था ही नहीं, ये तो डिस्टेंस था। अरे तू यहाँ से यहाँ जो ट्रेवल किया जबरदस्ती घूमा ना भाई, मैंने तुमको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या एग्जांपल दिया था कि तुम अपने स्कूल से निकले हो, स्कूल से सीधा घर आए हो, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, और ये वो रास्ता होता है तुम्हारे मम्मी पापा को पता होता है, लेकिन एक्चुअल रास्ता वो होता है जो तुम्हें या तुम्हारे एक दोस्त को पता होता है। क्या तुम स्कूल से निकले, तुम दोस्त के घर गए, तुम दूसरे दोस्त के घर पे, तुम चाय पिए, तुम खाना खाए, थोड़ी देर किसी दोस्त के घर गए, वहां पे जाके सो गए, फिर अपने घर पहुंचे, है ना, तो ये वो एक्चुअल रास्ता होता है। तो ये क्या है, ये डिस्टेंस है। तो यहाँ जो जबरदस्ती का रास्ता ट्रैवल किया,
तो ये मेरा डिस्टेंस है, और जो एक्चुअल था, जो मेरे काम का रास्ता था, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है। तो मैं इस रास्ते को निपटा दिया, अलग कर दिया, अब मैं सिर्फ इसी रास्ते की बात करता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने इतनी मेहनत करी तुमको ये समझाने के लिए कि कैसे हाइट और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग होते हैं जो कि सीरियल नहीं देखते, इसलिए वो थोड़ा सा लॉजिक उनका माइंड में डेवलप हो जाता है, और इसीलिए उन्हें ये पता होता है कि भैया, उनके ये पता होता है कि बॉल यहां से उछल के सीधा छत पे तो चली ना जाएगी, भले ही 2 सेंटीमीटर अलग जाएगी, छत से ऊपर जाएगी, लेकिन जाएगी। तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट में निपटा देते हैं, तो दैट इज नेग्लिजिबल फॉर अस। नेग्लिजिबल क्या, निग्लेक्ट कर दो उसको, नेग्लिजिबल भी कहेगा, नेग्लेक्टेबल ठीक है। तो ये अपना डिस्प्लेसमेंट एच बराबर होगा। अब देखो यहां पे जब मैंने बॉल फेंका तो मेरा क्या क्या जीरो था, पहले वो देख ले। जब मैंने इस गेंद को, इस बॉल को, इस कंदुक को, संस्कृत में बॉल को कंदुक बोलते हैं, कंदुक को उछाल दिया तो मेरा क्या क्या जीरो था। पहली बात मेरा दिमाग जीरो था, अभी भी है। दूसरी चीज मेरा एस जीरो था, यानी मेरा एच जीरो था, यानी मेरा हाइट जीरो था, डिस्प्लेसमेंट जीरो था, जो बोलना है वो बोले, जीरो था। जब मैंने बॉल को फेंका, भाई मैंने बॉल को ऊपर चढ़ाने के लिए कुछ फोर्स लगाया है ना, जैसे ये मार्कर का ढक्कन है, ठीक है, इसको मैंने ऊपर फेंका तो मैंने कुछ वेलोसिटी से फेंका ना। ए यार नीचे गिर गया जी, भाई पोपट से जाते मेरा मोह मोह हो गया है ना। खैर ये देखिए, ये इस मार्कर के ढक्कन को मुझे ऊपर उछालने को कुछ फोर्स लगा, और इसको ऊपर उछालने को जो मुझे फोर्स लगा, ये सॉरी, जो मैं जिस वेलोसिटी थी मैंने इसको कुछ वेलोसिटी प्रदान करी जिसकी वजह से ऊपर गया। ये एट दिस वेरी इंस्टेंट द वेलोसिटी दैट आई gave it is not equal to 0, so u is never equal to 0 in this case. When I throw the object, u is not equal to 0, but u कहाँ की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ। ऑब्जेक्ट कहाँ की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। यानी मैं बोलूं u जो है ऑब्जेक्ट के लाइट डायरेक्शन में है, बोले तो u मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। क्या बात माना मेरी, बिल्कुल माना भैया। तो u मेरा क्या हो जाएगा, u मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, you आर पॉजिटिव, you आर वेरी पॉजिटिव, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन अब मैं v पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, अरे जब वो यहाँ पे आके रुक गया, एट दिस फाइनल पॉइंट v रुक गया बोले तो वेलोसिटी जीरो हो गया, तो v जीरो है। चाहे पॉजिटिव ले लो चाहे नेगेटिव ले लो, जीरो इज जीरो, जीरो इज नीदर पॉजिटिव, जीरो इज नीदर नेगेटिव नॉर नेगेटिव, राइट। तो v जीरो है, u पॉजिटिव होगा। अब इसमें एक जगह चीज वो लिख लेते हैं। तो व्हेन आई थ्रो द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग और टू एनी सर्टेन हाइट, so its height is always equal to displacement is always positive and non-zero, है ना। इसका जो u है always positive होगा and not equal to 0 होगा। इसका v जो है always equal to 0 होगा। इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अरे भैया तूने इतना फेंका लेकिन ग्रेविटी ने क्या किया, उसको नीचे खींचा। यानी तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हो लेकिन तुम्हारी आलस तुम्हें पीछे खींचती है। तो ऐसे ही बॉल अपनी जिंदगी में ऊपर जा रहा था लेकिन ग्रेविटी ने उसे पीछे खींचा यानी अनलाइक अपोजिट डायरेक्शन में खींचा। और जो ऑब्जेक्ट के अपोजिट चले उसको तुम नेगेटिव, जैसे कि जो लोग तुम्हें पीछे खींचते हैं उन्हें तुम अपनी लाइफ में नेगेटिव मानते हो, है ना, कि दैट दीज आर द पॉजिटिव पीपल ऑफ माय लाइफ, दीज आर द नेगेटिव पीपल ऑफ माय लाइफ। और उन नेगेटिव पीपल ऑफ माय लाइफ में आता है छोटा दी, है ना, यानी स्मॉल जी इज नेगेटिव। और मैंने बोला था ऑलवेज नेगेटिव होता है क्योंकि हमेशा वो नीचे ही खींचेगा तुम्हें, धरती हमेशा नीचे ही खींच रही है तुम्हें, तो जी इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपकी चार चीजें आ गई। अब जब न्यूमेरिकल ऐसा केस बनेगा तो ये याद करने की जरूरत है। फुल लॉजिक कैसे ले, मैं चाहता तो एक बार में मेरे को 5 मिनट लगता, मैं लिख देता, बोल देता रट ले, लेकिन मैं 45 मिनट लेके तुमको सिर्फ इस चीज का कंसेप्ट बता रहा हूँ कि क्यों हुआ है ये चीज, क्योंकि मुझे बताना है, बस मेरी मर्जी, ठीक है। देख अब अगला केस देखो, मैं एक ऑर्डर में नहीं बता पाऊंगा, और क्योंकि एक चीज एनसीईआरटी में दी भी नहीं, मैं सही बात बताऊं, एनसीईआरटी में होता भी नहीं है ये सब। मैं तुम्हें एक द वेरी ट्रूथ दैट एनसीईआरटी इज अ वेरी डायरेक्ट बुक। when you will study motion under gravity you will just get some numericals and you have to apply your own logic considering u v g at any point। हाँ उस वाले केस में अब अपन जरा बातें करेंगे कि देखो भाई u क्या था, मेरा u था पॉजिटिव था, ठीक है, मेरा v क्या था, जीरो था, है ना, मेरा a क्या था, नेगेटिव था, यानी जो का मेरा g, मेरा h क्या था, पॉजिटिव था और नॉट इक्वल टू 0 था, है, और मेरा टाइम हाँ कुछ टाइम भी लगा होगा ऊपर जाने में,
ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ से मेरा v इज इक्वल टू यू प्लस एटी का अगर मैं एग्जांपल ले लूँ तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, v जीरो है तो जीरो इज इक्वल टू यू क्या है, पॉजिटिव यू, यानी प्लस यू प्लस ए क्या है मेरा, ग्रेविटी है यानी नेगेटिव माइनस जी है, और टाइम क्या है मेरा, प्लस टी है। यहां से मेरा क्या बन जाएगा, जीरो इज इक्वल टू यू माइनस जी इंटू प्लस टी माइनस जी टी, और यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, माइनस जी टी उधर ले जा जीरो के, तो u इज इक्वल टू जी टी। मेरा एक इक्वेशन थोड़ा मॉडिफाई हो गया। मैंने यही बोला था कि तुम इतने कैपेबल नहीं हो कि इक्वेशन में संशोधन कर दो, भैया जो न्यूटन ने बनाया उसको तुम अमेंड करने के कैपेबल तो नहीं हो, फिलहाल बन सकते हो पढ़ के, लेकिन अभी तो नहीं हो तुम, लेकिन हाँ अपने न्यूमेरिकल के हिसाब से तुम उसमें अप्रोप्रिएट चेंजेस कर सकते हो, है ना, उसके लिए किसी ने नहीं मना किया। खैर अब अगला केस देखो, सेकंड केस अब देखो एक केस समझ में आ गया, अब सेकंड में जल्दी लॉजिक लगा के 3 केस निपटा देंगे। पर अब देखो सेकंड केस है, सेकंड केस में तुमने क्या किया, सेकंड केस में ये थी तुम्हारी बिल्डिंग, ऊंची सी बिल्डिंग है ना, ऊंचे मंदिर लंबा रास्ता पर मैं ना रह पाया शेरावाल। ये तो तुमने क्या किया, ऊंचे मंदिर में गए, ऊंची बिल्डिंग में गए, और ऊंची बिल्डिंग से उठा के एक बॉल को कर दिया, क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। कहां को ड्रॉप किया भैया, नीचे को ड्रॉप किया, है ना, नीचे को ड्रॉप किया, यानी तुम्हारा u यहाँ पे क्या था, देखो वहां पे क्या था, तुमने बॉल ऊपर फेंकी, यानी इनिशियली तुमने कुछ प्रोवाइड किया, कुछ दिया, उसे कुछ वेलोसिटी दिया था, तो u जीरो नहीं था, जीरो से कुछ ज्यादा था, जीरो से बहुत ज्यादा भी हो सकता है, कुछ भी ज्यादा, लेकिन अल्टीमेटली u क्या था, ज्यादा था। परंतु एक चीज तुम यहाँ पे देखना कि तुम्हारा u यहाँ पे हो गया जीरो, लेकिन वहां पे तुम्हारा वेलोसिटी जीरो था, यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे एक चीज देखना, ठीक है, और याद रखना हमेशा हर चीज को ऊपर से मेजर करते हैं, जो चीज ऊपर की ओर लगे वो हमेशा पॉजिटिव, जो चीज नीचे की ओर लगे वो ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। तो u क्या है, ना ऊपर की ओर लगा ना नीचे की ओर लगा, u क्या है भैया, इनिशियली ड्रॉप कर दिया, u की यहाँ कोई औकात नहीं, यानी u जीरो है। क्या है, u जीरो है। ये नीचे आया तो ये कुछ डिस्प्लेसमेंट जो कि अब की तो हमको कोई माथा पच्ची करनी नहीं आता, सीधा डिस्प्लेसमेंट हाइट के बराबर था ना, जितनी बिल्डिंग उतनी जमीन, वही उतना फेंक दिया, बाउंस बैक किया, उसको छोड़ो ना, तुमको एक बार से मतलब भाई क्यों उतनी माथा पच्ची करनी, वैसे ही फिजिक्स कितनी बड़ी है, उसमें भी तुम उसका बाउंस बैक भी कैलकुलेट करना ना, छोड़ना, उसमें इलास्टिसिटी वगैरह क्या दिखता फिरेगा भैया, सीधा एक एच कैलकुलेट कर दे कि बिल्डिंग से नीचे गया तब कितने में गया, ठीक है, एक टाइम पे वो गया होगा, ठीक है, एक डिस्प्लेसमेंट उसे किया। तो हमने क्या क्या बात कर ली, हमने डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली, टाइम की बात कर ली, इनिशियल वेलोसिटी की बात कर ली, अब क्या बचा, एक्सेलरेशन बचा और हमारा फाइनल वेलोसिटी बचा हुआ है, ठीक है। एक्सेलरेशन, ग्रेविटी भैया नीचे की ओर लग रही है तो ऑलवेज नेगेटिव। हाँ अब आई वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी की बात। देख उसने स्टार्ट कब किया, उसने स्टार्ट किया एट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू h मीटर पे, यानी बिल्डिंग की जितनी हाइट थी उसमें स्टार्ट किया, खत्म कहाँ हुआ, कहाँ तक गया, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0 मीटर पे, क्यों, क्योंकि बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर पे जीरो थी डिस्प्लेसमेंट, तो उसने ऐसे खत्म किया। इसी के साथ उसने स्टार्ट किया u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड पर, परंतु उसने जब खत्म किया अपनी जर्नी यानी v इज इक्वल टू, अब उसने जब खत्म किया v किस तरफ को लग रहा था, जब वो नीचे आया तो वो कहाँ आया, नीचे आया, यानी उसका फाइनल पॉइंट नीचे की ओर था, फाइनल पॉइंट नीचे की ओर था, तो फाइनल वेलोसिटी भी नीचे की ओर लग रही है, और चूंकि नीचे की ओर लग रही है तो इसीलिए वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो v नॉट इक्वल टू 0 है और v क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। खैर इतनी अपन को मेहनत करनी नहीं थी, हालांकि मैंने कर दी है। तो ये इस केस में h से 0 तक गई, u से v तक गई, ठीक है, और इसको कवर करने में इसको कुछ टाइम भी लगा, इस पे कुछ एक्सेलरेशन भी लगा, ठीक है। हाँ g वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी मैं बता दूं, छोटा g जो है वेक्टर क्वांटिटी। हाँ इस केस में अपन जरा अपनी इक्वेशंस देख लेते हैं। पहले मैं दूसरी तीसरी इक्वेशन नहीं बताता भाई, क्योंकि बहुत लेंदी डेरिवेशन हो जाएगा, क्या करना है तुम फिर न्यूमेरिकल करोगे तो कर लोगे ना अपने हिसाब से। खैर इसमें पहली इक्वेशन देख ले भाई, v इज इक्वल टू u प्लस 80, मार्कर की खत्म हो रही है, मार्कर धोखा देने वाला है। v इज इक्वल टू प्लस 80 भैया, देखो v यहाँ पे क्या है, v नॉट इक्वल टू 0 है तो v, लेकिन v नेगेटिव है तो माइनस v इक्वल टू u कितना था, 0 प्लस a कितना था, माइनस gt कितना था, प्लस t पॉजिटिव, g माइनस a माइनस g था, है ना। तो क्या होगा, माइनस v इज इक्वल टू 0 माइनस gt, यानी माइनस v इज इक्वल टू माइनस gt, यानी v इज इक्वल टू gt हो जाएगा क्या, ऐसा। तुम देखो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, ऐसे ही तुम इक्वेशन को न्यूमेरिकल और केस के हिसाब से क्या कर लेते हो, चेंज कर लेते हो। और अब आते हैं भैया थर्ड केस में। मैंने बोला था ना, देखो जितना टाइम फर्स्ट केस में लगा उससे कम टाइम लगा सेकंड में, थर्ड केस में और कम टाइम लगेगा, और फोर्थ केस में सबसे कम टाइम लगेगा, क्योंकि तब तक आप इतने परिपक्व हो चुके होते कि आप वो लॉजिक खुद ढूंढ के निकाल लोगे। थर्ड केस
थर्ड केस, देखो ये आपका बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग का काम हर बार आएगा। एक आपने ग्राउंड फ्लोर से ऊपर फेंक दिया, एक ऊपर से फेंक दिया, अब आपको ऊपर से कुछ उछाल के उसे फेंकना है। उछालने वाला पार्ट फिर से इग्नोर कर देंगे। मैंने क्या बोला, तू अपने स्कूल से घर सीधा आएगा, तेरे माँ बाप को वही रास्ता पता है, या फिर तेरा डिस्प्लेसमेंट सिर्फ उतना ही है, उतना ही डिस्प्लेसमेंट है, बाकी तू कहाँ गया उसको इग्नोर मारना भाई। तू क्या स्कूल से घर पहुंच गया ना, क्या बोलते हो, देखो घर पहुंच गया ना, मैं चाहे जहां से भी आया घर पहुंचा ना कि नहीं पहुंचा, बिल्कुल। तो वैसे ही तू जहां से भी आया, अब देख पहले एक बार इसको बता दो, फिर अपन इसकी बात आगे करेंगे, ठीक है। ये तेरी बॉल थी, इसको तूने क्या किया भैया, यहां से तूने इसको ऊपर उछाला, और इस केस में तूने ऊपर उछाल के नीचे फेंका। तो ये जो एक्स्ट्रा इतना जो एक्स्ट्रा तूने वर्क किया, इतना जो एक्स्ट्रा तूने पाथ ट्रेवल किया, मैं फिजिक्स में एक एक शब्द बोलो कुछ ना कुछ अलग मतलब निकलता है, वर्क भी नहीं बोल सकता मैं यहाँ पे, है ना। इतना जो तूने एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, इसका क्या है, दिस इज नॉट कंसिडरेबल। कारण भाई तेरा h जो है डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है ना कि डिस्टेंस के बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट में तुम सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस देखते हो, जो कि इन इनिशियल और फाइनल की ट्रेजेक्टरी से, तो ट्रेजेक्टरी बोले तो पाथ से तो बहुत दूर है। तो इनिशियल और फाइनल तुम्हें देखना है, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का देखना है। ये इतना ऊपर जो गया उससे तुम्हें क्या करना है, वही बोलता हूँ ना घर पे कि भाई मैं तुम्हें ये देखना है, मैं स्कूल से चला था और घर पे आ गया ना, जहां से आया क्या मतलब। तो ये भी, ये छत से चला था जमीन पे आ गया, अब उसके पहले चाहे वो इंडियन स्पेस स्टेशन पार करके आए हो, तुम्हें क्या मतलब है, चाहे बुर्ज खलीफा की छत से छलांग मार के आए हो, लेकिन आया ना। तो इनिशियल से फाइनल, दिस इज द एस एंड दिस इज इक्वल टू एच, है ना, एंड दिस इज ऑलवेज इक्वल टू पॉजिटिव होता है, ठीक है। दिस इज नॉट कंसिडरेबल जब तुम किसी चीज को ऊपर से फेंकोगे। अब देख, जब तूने ऊपर से फेंका, यानी तूने क्या किया, तूने कुछ उसे वेलोसिटी इनिशियली प्रोवाइड किया, तभी तो ऊपर गया, यानी u नॉट इक्वल टू 0 है, बट क्योंकि तूने ऊपर की तरफ वेलोसिटी प्रोवाइड किया, मैंने बताया जो चीजें ऊपर की तरफ जाती हैं वो अपने आप पॉजिटिव हो जाती है, तो u जो है पॉजिटिव हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट u पॉजिटिव हो जाएगा, u अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, उसमें तुझे कोई कंट्रोवर्सी नहीं करनी है इस वाले केस में, ठीक है। आगे, जब तेरा ऑब्जेक्ट जब लैंड किया v वेलोसिटी से, फाइनल वेलोसिटी से, उसका v क्या है, v 0 हो गया, तो यहां तुझे पॉजिटिव नेगेटिव क्या दिखना नहीं है, तो v क्या हो गया, 0 हो गया, v क्या हो गया, 0 हो गया। हाँ, ड्रॉप के केस में क्या था, u 0 था और v कुछ पहुंचा था, क्या v कुछ वेलोसिटी से पहुंचा था, और यहाँ पे भी कुछ वेलोसिटी से पहुंचा। मैंने v0 जानबूझ के गलत बोला, ये देख तेरे दिमाग कितना चल रहा है, देख v0 कब होगा भाई मेरे, जब ऑब्जेक्ट टर्न लेगा ना तब v0 होगा। मैंने बोला भाई v0 हो गया, इसका मतलब 0 पे जमीन पे थोड़ी ना पहुंचेगा, यदि v0 हो जाएगी तो जमीन पे पहुंचेगा ही क्यों, उसको जमीन तक लाने वाली कोई तो वेलोसिटी होगी ना। तो दैट at that very instant as it touches the ground there should be some final velocity and which is not equal to 0 but it is negative। अरे काहे भाई, नीचे क्यों लगी ना, नीचे को आया ना ऑब्जेक्ट तो नीचे को वेलोसिटी लगी। ये चीज समझनी है, ठीक है, इसको रटना नहीं, इसको समझ लेना। समझना इसमें क्या है, देखो एट दिस वेरी इंस्टेंट जब वो ग्राउंड को टच कर देगा तब तो वेलोसिटी 0 कर देगा, ग्राउंड उसको है ना ठोक के वेलोसिटी 0 कर देगा उसका, कि जब पक जैसे माँ बाप तुमको रोते हुए चुप करा देते हैं ना मार के, वैसे ये भी इसको ठोक के वेलोसिटी 0 कर देगा। लेकिन जब at this instant as it touches the ground its velocity will not be equal to 0। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट केस है ये कि इधर u और v दोनों ही 0 के बराबर नहीं होते। मैंने यहाँ कहीं नहीं लिखा कि u इक्वल टू v नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि u v बराबर नहीं होता, लेकिन u और v जो भी वैल्यू हो, लेकिन ये अलग अलग वैल्यू हो सकती है, कभी कभी एक भी हो जाती है, लेकिन ये 0 के बराबर तो नहीं होंगी, है। g तेरा हमेशा नेगेटिव है, टाइम तेरा हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है, h तेरा हमेशा पॉजिटिव है ना, तेरा u जो है यहाँ पे पॉजिटिव है, तेरा v जो है यहाँ पे नेगेटिव है। तेरा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगा, v इज इक्वल टू u प्लस at बन जाएगा, है ना। अपन s वाला भी लिख सकते हैं, वहां पे s का करना नहीं, बट वो तो हर जगह पॉजिटिव है तो ज्यादा उसको कंसीडर करते नहीं है। v क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस v इक्वल, u क्या है पॉजिटिव है, प्लस u प्लस a क्या है नेगेटिव, g है माइनस जी, प्लस t क्या है प्लस t है, प्लस t रख दिया मैं यहाँ पे, माइनस v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, और यहाँ से
तेरा v आ जाएगा gt माइनस यू के बराबर। भैया माइनस माइनस कॉमन ले लेना, नहीं लेना तो मत भी करो, है ना। और इसी के साथ थर्ड केस खत्म। और अब आते हैं लास्ट केस में न्यूमेरिकल, इस वीडियो के अगले में करेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 1 घंटे के आसपास का होने लगा है और मैं ज्यादा लंबा वीडियो डालने की मेरी आदत नहीं है। तो अपन इसको अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन आखिरी केस देख के जाएंगे। फोर्थ केस क्या होता है, फोर्थ केस क्या होता है भैया, ये बिल्डिंग अब यहाँ पे तूने गुस्सा आ गया तुझे एक्सपेरिमेंट कर करके, और तूने यहाँ से अपनी बॉल को तूने ड्रॉप कर दिया, फेंक दिया, एक फोर्स लगा के फेंका। उस फोर्स की वजह से जो कि डाउनवर्ड लग रही थी, तूने उसे कुछ इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी, लेकिन क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी भी तूने नीचे की ओर प्रोवाइड करी तो ये भी नेगेटिव होगा, और फाइनल वेलोसिटी जिससे वो गिर गया वो भी नीचे की ओर लगी, इसलिए जो है तुम्हारा v भी नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तेरा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे h के बराबर हो जाएगा जो कि पॉजिटिव हो जाएगा और 0 के बराबर नहीं होगा, और तेरा टाइम भी यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा जो कि 0 के बराबर नहीं होगा, और तेरा जो है a जो है तेरा g के बराबर हो जाएगा जो कि नेगेटिव होगा, और 0 तो बिल्कुल नहीं होगा, 9.8 के बराबर होगा है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ से तेरा केस क्या बनता है, देख मैंने अब क्या किया इस केस में, मैंने u किसी एक वेलोसिटी से बॉल को उठाकर फटाक से फेंक दिया। तो भाई जब मैंने फेंका तो मैंने एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको वेलोसिटी प्रोवाइड किया, u नीचे को प्रोवाइड किया, और चूंकि नीचे को प्रोवाइड किया तो इसलिए u नेगेटिव है भैया, क्योंकि जब वो गिरा तो नीचे ही गिरा, तो v नीचे को लगा तो v भी नेगेटिव है भैया, और g तो हमेशा ही मेरे लाल नीचे को लगता है तो g भी नेगेटिव है भैया। बाकी सब आइटम ऊपर को लगे थे, नीचे को स्केलर क्वांटिटी है तो अपन उसको जो है क्या लेता है भैया, अपन उसको पॉजिटिव लेता है। और यहाँ से भी फर्स्ट इक्वेशन हम मोशन बना ले भाई, v है माइनस v, u है माइनस u, a है माइनस g, t है प्लस t है। तो इससे यहाँ से माइनस कॉमन निकालो, यहाँ से कॉमन निकालो तो v इज इक्वल टू u प्लस gt। भाई ये परफेक्ट इक्वेशन बन गई तेरी, u प्लस at वाली बन गई परफेक्ट, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ माइनस हो गया था बिल्कुल, है ना। इधर क्या हो गया था, दोनों तरफ तुम्हारी लाइफ में माइनस माइनस हो गया था, सब नेगेटिव हो रहा था तुम्हारे साथ। लेकिन याद रखना when there is all negative there is a positive at the end, और यहाँ पे इक्वेशन में भी वही हुआ। तो आज के इस वीडियो को हम करते हैं कंक्लूड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये वीडियो अच्छा खासा, ये वाला वीडियो जो है आपका लॉन्ग हो चुका है, और इस वीडियो को अपन एंड करेंगे। चलो भैया इस वीडियो को इसी के साथ एंड करते हैं, और अपन अगले वीडियो में इसी से भी कुछ अपने न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। लेकिन आज नहीं देखेंगे क्योंकि आज वीडियो लंबा हो चुका है। आज हमने क्या क्या देखा, हमने मोशन अंडर ग्रेविटी पूरा निपटा दिया, थ्योरी पोर्शन और केस वाला पोर्शन विद डेरिवेशन विद कंसेप्ट क्लियरेंस 1 घंटे के अंदर खत्म, और अगले न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें। आप सबको मेरी तरफ से एक बहुत सारा बड़ा सा प्यारा सा थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें जिससे ये चीज़ें और लोगों तक पहुंच जाएं। थैंक यू, कीप स्टडिंग और नेवर लूज होप भैया, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, सब चीज़ मुमकिन है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और मेरे साथ एक चीज़ जरूर आप लेके जा सकते हैं भैया, जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। मेरे तरफ से एक बात याद रखना, फोर्स भी मास पे डिपेंड करता है, यानी जितने भारी तुम्हारा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। और याद रखना इसका मतलब जितनी भारी तुम्हारी सोच होगी, जितना भारी तुम्हारी मेहनत होगी, उतने फोर्स से, उतनी तेज फोर्स से तुम सक्सेस की तरफ जाओगे, और एक समय आएगा जब तुम अपनी सक्सेस के करीब पहुंच चुके होगे। इसी के साथ विदा लेंगे आपसे, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय 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 बाय।